हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल पवन आप लोग का एरोडो क्लासेज पर स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो आप एरोडो क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से अधिक शेयर भी करें। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। अब तक हमने देखा कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की थी और उन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया था। हमने उनकी जानती के बारे में जाना कि किन किन अर्थशास्त्रियों के बारे में क्या राय है। हमने इनके नामों के बारे में भी जाना कि किसने क्या नाम दिया। ये भी जाना कि पहली केंद्रित व्यवस्था इन्होंने कायम की थी। अब हम लोग इनके विजय यात्रा के बारे में जान रहे हैं। विजय यात्रा, तो पहला विजय यात्रा इन्होंने पंजाब और सिंध पर की। पंजाब और सिंध पर की। और किसकी मदद से की? तो राजा प्रवर्तक के सहायता से इन्होंने पंजाब और सिंध को हराया। अब हम चलेंगे दूसरा बार में इन्होंने किस पर अधिकार किया, किस पर अपना सत्ता स्थापित की। तो मगध पर आक्रमण किया। और मगध ही हम लोग जानते हैं मगध के शासक उस समय कौन थे? घनानंद थे। तो मगध के शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर अधिकार किया। और तीसरा, इन्होंने एक मुख्य रूप से इन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी, शायद आपको ये पता होगा। इन्होंने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। अच्छा, तीसरा हम चलते हैं। तीसरा जो किया था युद्ध, वो सेल्यूकस निकेटर के साथ किया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। और सिकंदर कौन था? सिकंदर एक यूनानी शासक था जिन्होंने लगभग पूरे विश्व पर अपना अधिकार स्थापित किया था। और उसने घनानंद के समय में अपना प्रभाव भारत की ओर बढ़ाना चाहा, लेकिन किसी कारणों से वो मगध को जीत नहीं पाए। उसके बाद उसके सेनापति सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भी मगध पर चढ़ाई की, लेकिन उस समय चंद्रगुप्त यहाँ का शासक था जो उसे पराजित कर दिया। सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। और पराजित कब किया? 305 BC, 305 ईसा पूर्व पराजित किया था। 305 ईसा पूर्व पराजित किया। जब पराजित किया तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरिया जेड्रोक्सिया नामक जो राज्य था वो किसको दे दिया? चंद्रगुप्त को दे दिया। और साथ ही साथ अपना एक राजदूत भी, जो जिसका नाम था मेगास्थनीज, अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और साथ ही साथ अपनी पुत्री हेलेना, अपनी पुत्री कौन थी? उसकी पुत्री हेलेना थी। उसकी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करवाया। हेलेना का विवाह, ठीक है। हेलेना का विवाह किसके साथ करवाया? चंद्रगुप्त के साथ करवाया।
हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करवाया। तो बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? तो बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी तोहफा में दिया। 500 हाथी तोहफा में दिया। किसे दिया? तो सेल्यूकस निकेटर को दिया। 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को तोहफा में प्राप्त किया। चलते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विजय यात्रा प्रथम पंजाब सिंध पर विजय किया और किसकी मदद से किया? राजा प्रवर्तक की मदद से किया। दूसरा मगध पर किया चाणक्य की सहायता से। तीसरा सेल्यूकस निकेटर पर 305 ईसा पूर्व में युद्ध किया और जीता। एरिया और जेडोक्सिया द्वारा सेल्यूकस निकेटर द्वारा इसे दिया गया। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था वो उसे किसके दरबार में भेजा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना के साथ करवाया। और बदले में सेल्यूकस निकेटर से ये सब प्राप्त करने के बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी तोहफा में दिया। अब हम लोग चलते हैं, इसका सबसे बड़ा जो काम था जो हमसे पूछा जाता है सुदर्शन झील के बारे में, कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त द्वारा सौराष्ट्र के राज्यपाल जिनका नाम था पुष्पगुप्त वैश्य। क्या नाम था? पुष्पगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण किया था। किसका? तो सुदर्शन झील का निर्माण पुष्पगुप्त वैश्य ने किया था। जिसे किसने नियुक्त किया था? तो जिसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नियुक्त किया गया था। इस सभी का बारे में हमको पता कहाँ से चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और चंद्रगुप्त वहाँ का मुख्य शासक था और उपराजा के तौर पर पुष्पगुप्त था। इस सब का बारे में हमको कहाँ मिलता है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से हमको पता चलता है। गिरनार अभिलेख से हमें पता चलता है कि रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से क्या पता चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त द्वारा सौराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किया गया था पुष्पगुप्त, उसने करवाया था। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो इनकी मृत्यु जो थी वो भद्रबाहु जा रहे थे श्रवण बेलगोला एक गांव का नाम है श्रवण
बेलगोला, श्रवण बेलगोला जा रहे थे। तो भद्रबाहु कौन थे? ये जो जैन धर्म में एक दिगंबर परंपरा चलता है। दिगंबर जैन धर्म में क्या है? एक दिगंबर परंपरा है, उसके ही संस्थापक थे भद्रबाहु, जो कहाँ जा रहे थे? श्रवण बेलगोला जा रहे थे। और चंद्रगुप्त मौर्य भी इन्हीं के साथ गए थे। कहाँ गए थे? श्रवण बेलगोला में गए थे। कब गए थे? 298 ईसा पूर्व। और वहीं पर श्रवण बेलगोला में ही इन्होंने अपनी मृत्यु प्राप्त की थी। इन्होंने मृत्यु प्राप्त की। कहाँ? श्रवण बेलगोला में। कब? 298 ईसा पूर्व। और इनकी मृत्यु प्राप्त की किस विधि के द्वारा की थी? तो उस विधि का नाम है संथरा विधि। संथरा या कहीं कहीं संलेखन भी कहा जाता है। संथरा या संलेखन। संथरा या संलेखन विधि द्वारा इन्होंने मृत्यु प्राप्त की। संथरा या संलेखन, संथरा या संलेखन विधि द्वारा मृत्यु प्राप्त की थी। ये संथरा और संलेखन विधि क्या है? मौत करने का कोई भी एक कथी थोड़े होता है कि हम इस विधि द्वारा मृत्यु को प्राप्त होंगे। होता है जैसे कोई आदमी जो है वो फांसी लगाकर मृत्यु को प्राप्त करता है, तो फांसी के लगाने के कारण होता है। उसी तरह संथरा विधि जो है, इसको में जैन धर्म में कहा गया है कि जो व्यक्ति भूखे रहकर प्राण त्यागेगा वो सबसे अच्छा मृत्यु है। तो संथरा विधि क्या है? तो भूखे रहकर प्राण त्यागने की इसमें परंपरा है। भूखे रहकर प्राण त्यागा जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? संथरा या संलेखन विधि कहते हैं। अब हम लोग ने चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बारे में जान लिया कि भद्रबाहु के साथ गए थे और वहीं इन्होंने श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व इन्होंने मृत्यु प्राप्त की थी। अब हम लोग जानेंगे कि इनके अगले शासक कौन थे। तो इनके अगले शासक बिंदुसार हुए। इनके अगले शासक कौन है? बिंदुसार। बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है। बिंबिसार जो पहला सबसे शक्तिशाली सम्राट बना था, हर्यक वंश का पहला संस्थापक था। और बिंदुसार कौन है? ये मौर्य वंश का है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इन्होंने 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व मगध पर शासन किया। 298 से 273 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था बिंदुसार जो थे वो। इन्हें अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो है जितना भी शत्रु था उसको नाश किया था। इनके साथ साथ ही से सिंह सेन के भी नाम से जाना जाता है। सिंह सेन, सिंह सेन के नाम जाना जाता है। ये सब नाम कहाँ मिलता है हमको? जैन साहित्य में मिलता है। जैन साहित्य में मिलता है। जैन साहित्य में इनका नाम क्या मिलता है? सिंह सेन या फिर अमित्रघात। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनके समय में तक्षशिला में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए इन्होंने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। इन्होंने सुसीम को भेजा, पर ये दबाने में असफल रहा। ये उसे दबा नहीं सका। जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ उसको दबा नहीं सका। फिर अशोक भी गया, जो इनका पुत्र था। अशोक गया जो दबाने में सफल रहा। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले किसको भेजा था? सुसीम को भेजा था, लेकिन नाकामयाब रहा। तो फिर अशोक को भेजा जो कामयाब रहा। अब हम लोग चलते हैं इन्होंने, जो अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है।
बिंदुसार ने सीरिया के शासक उस समय सीरिया के शासक कौन थे? एंटियोकस थे। एंटियोकस थे। इन्होंने सीरिया के शासक एंटियोकस से सूखा अंजीर और अंगूरी शराब की मांग की थी। अंगूरी शराब मांगी थी। किससे मांगा था? तो सीरिया के शासक एंटियोकस से सूखा अंजीर और अंगूरी शराब की मांग की थी। और साथ ही साथ एक दार्शनिक भी मांगा था कि हमें दार्शनिक भी चाहिए। इन्होंने उस समय सूखा अंजीर भी दे दिया था और अंगूरी शराब भी दे दी थी, लेकिन इन्होंने दार्शनिक नहीं दिया था। कहा था कि अभी हम जो हैं वो दार्शनिक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ का परंपरा था कि वहाँ का दार्शनिक जो है वो किसी अन्य देश में नहीं जाता था। इसलिए उन्होंने दार्शनिक सिर्फ नहीं भेजा था, बाकी सूखा अंजीर और अंगूरी शराब प्रदान की थी, दे दी थी। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इनके समय में डायमेकस भारत आया था। डायमेकस जो कहाँ का था? सीरिया का था। बाद में सीरिया ने डायमेकस को भेजा। और साथ ही साथ मिस्र के शासक ने भी डायनोसस नामक दार्शनिक को भारत में भेजा था। सीरिया के शासक ने डायमेकस को और मिस्र के शासक ने डायनोसस को कहाँ भेजा? हाँ, मगध में भेजा था। ठीक है। अब चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके अगले शासक अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अशोक। ठीक है। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। ठीक है। सुभद्रांगी इनकी माता का नाम था। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? इनका शासनकाल रहा 269 से रहा था। ठीक है। अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा? 269 से लगभग रहा था 240 ईसा पूर्व तक रहा था। 240 तक रहा था। ठीक है। अब कहें कि बिंदुसार के जो शासनकाल था वो तो 273 ईसा पूर्व ही समाप्त हो गया था। तो इन्हें 269 ईसा पूर्व इन्हें क्यों कहा गया कि इसने शासन को अपने हाथ में लिया था 269 से? तो 4 साल क्या हुआ? तो 4 साल तक अपने भाइयों में लड़ाई होते रहा। शासक बनने के लिए एक दूसरे पर लड़ाई होते रहा और इन्होंने कई भाइयों को हम मृत्यु को घाट उतार अपने सत्ता की स्थापना की। लेकिन कुछ ऐसे भी इनके अभिलेख मिले हैं जिसको में कहा गया है कि इनके अन्य भाइयों के बारे में नाम लिया गया है, अर्थात उससे हम कह सकते हैं कि इन्होंने सभी भाइयों की हत्या नहीं की थी। अब चलेंगे इनके मुख्य पॉइंट पर।
तो इन्होंने राजा बनने से पहले अवंती क्षेत्र का उपराजा के रूप में कार्यरत रहे थे। जो अशोक थे वो राजा बनने से पहले अवंती क्षेत्र का राजपाल थे। ठीक है, इनका नाम अशोक हमको मास्की और गुर्जरा अभिलेख से हमको अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो कहेंगे कि अशोक का नाम अशोक मिलता है, इसका क्या तात्पर्य है? जो बाकी सब जो अभिलेख मिले हैं लगभग इन्होंने कहा जाता है कि लगभग 6400 अभिलेख इन्होंने खुदवाए थे। अभिलेख में कई तरह के अभिलेख थे, शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, गुहा लेख थे, 3 प्रकार के थे। उन सभी को मिलाकर लगभग 6400 इन्होंने खुदवाए थे। तो अन्य सभी जो अभिलेख है उसको में हमको इनका नाम अशोक वर्धन, कहीं देव नाम प्रिय मिलता है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। बाकी मास्की और गुर्जरा में ही सिर्फ इनका नाम मुख्य रूप से अशोक बताया गया है कि इनका नाम अशोक था। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि मास्की कहाँ है, गुर्जरा कहाँ है। इनका अन्य नाम जो मिलता है, अन्य नाम वो मिलता है हमको अशोक वर्धन, या इनका अन्य नाम देवानाम प्रिय भी मिलता है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय। इनका नाम क्या मिलता है? देवानाम प्रिय मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है, और मास्की और गुर्जरा, इसे याद रखें, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चलते हैं, अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब हम लोग चलते हैं, इन्होंने मुख्य पॉइंट्स, इन्होंने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था। इसके बारे में इन्होंने अपना 13वां शिलालेख में जानकारी दी है। 13वां शिलालेख में इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। किसके बारे में? कि कलिंग पर इन्होंने जो आक्रमण किया था वो 261 ईसा पूर्व किया था, जिसके बाद इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उसके बाद इन्होंने अपना शासन बढ़ाने का जो तरीका था वो बदल लिया। पहले जो लड़ाई से बढ़ाते थे, अब वो धर्म प्रचार के रूप में बढ़ाने लगे। तो इन्होंने शिक्षा किससे ली थी? तो इन्होंने शिक्षा उपगुप्त से ली थी। इन्होंने शिक्षा उपगुप्त से ली थी, कि धर्म की शिक्षा ली थी, बौद्ध धर्म के धर्म की शिक्षा ली थी, धर्म की शिक्षा ली थी। और धर्म की शिक्षा किसके साथ किससे ली थी? उपगुप्त से। और किस धर्म के बारे में था? बौद्ध धर्म के। अर्थात इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किसने? अशोक ने। अब हम लोग अगले क्लास में अशोक के सभी शिलालेखों के बारे में जानकारी लेंगे कि अशोक के जो शिलालेख थे वो कितने भागों में बांटे गए हैं। तो 3 भागों में बांटे गए हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिलालेख वो होता है जो शिलाओं पर लिखा जाता है, बड़े बड़े चट्टानों पर लिखा जाता है। स्तंभ लेख वो होता है कि एक स्तंभ बना करके, स्तंभ तो जानते होंगे, एक पिलर टाइप पर उसको बना करके उस पर लिखा जाता है। और गुहा लेख
जो पहाड़ों पर खोदा जाता है, पहाड़ों के अंदर खोदा जाता है। गुहा लेख हमको कहाँ मिलता है? गुहा लेख हमको मिलता है बराबर की पहाड़ियों से मिलता है। ठीक है, तो हम लोग कल क्या देखेंगे? अशोक के शिलालेख। और शिलालेख में कौन कौन लेख देखेंगे? शिलालेख भी बांटा गया है। पहले तो अभिलेख बांटा गया 3 भागों में। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। और फिर शिलालेख भी बांटा गया 2 भागों में, बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। तो अगर हम इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं, पूरी तरह से एकदम तह तक जाकर प्राप्त करते हैं, तो शायद हम इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि पूरे का पूरा हम अध्ययन करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आईरोड ऑफ क्लासेज को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये अपने चरम पर पहुंच सके।